एक महान भारतीय गणितज्ञ। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुल्य गौरव भी प्रदान किया। ये बचपन से ही प्रतिभावान थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के लगभग 3884 प्रयोगों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रयोग सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनके कुछ खोजों को गणित मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनकी कार्य से प्रभावित गणित क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना की गई है। आरंभिक जीवन काल। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड नाम के गांव में हुआ था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। यह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी ठीक से नहीं सीख पाए थे, जबकि दूसरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से बोल पाते थे। जब इतनी बड़ी आयु तक भी रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो सबको चिंता हुई, कहीं यह गूंगे तो नहीं है। बहुत वर्षों के बाद विद्यालय में प्रवेश लिया तो भी पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्षों की आयु में प्रारंभिक परीक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंचे। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी-कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी होगी। रामानुजन का व्यवहार बड़ा ही मधुर था। इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर और जिज्ञासा से चमकती आंखें इन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। विद्यालय में इनकी प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। एक बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और आगे कॉलेज के लिए प्रवेश भी मिला। आगे चलकर रामानुजन को एक परेशानी आई। रामानुजन का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया था कि दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे इतिहास, जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ, 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही थी। रामानुजन के लिए बड़ा ही कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा
खाते बही का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए और इसी के साथ इनके पारंपरिक शिक्षा की इतिश्री हो गई। अब रामानुजन के जीवन में औपचारिक शिक्षा की समाप्ति और संघर्ष का समय आ चुका था। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताश भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस इनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजन के परिवार की इष्ट देवी थी। इनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजन को ट्यूशन से कुल 5 रुपए मासिक मिलते थे और इसी से गुजारा होता था। रामानुजन का जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा और अनेक लोगों से असफल याचना भी करनी पड़ी। विवाह और गणित साधना। वर्ष 1908 में इनके माता-पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। विवाह हो जाने के बाद अब इनके लिए सब कुछ भूलकर गणित में डूबना संभव नहीं था, अतः वह नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया। अब डॉक्टर की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास आए और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते। इस रजिस्टर में इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। इसी छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास के 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज्यादा नहीं था और इन्हें अपने गणित के लिए पर्याप्त समय मिलता था। यहाँ पर रामानुजन रात भर जागकर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजन गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्टर में लिख लेते थे। रात को रामानुजन के स्लेट और खड़िए की आवाज के कारण परिवार के अन्य सदस्यों की नींद चौपट हो जाती थी। प्रोफेसर हार्डी के साथ पत्र व्यवहार। इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन-सहन एक बड़ी दूरी थी और इस वजह से सामान्यतः भारतीयों और अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करने में काफी संकोच होता था। इधर स्थिति कुछ ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के लिए शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इस समय रामानुजन के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुजन द्वारा किए गए कार्य को लंदन के प्रसिद्ध
गणितज्ञों के पास भेजा, पर यहाँ इन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। लेकिन एक लाभ यह हुआ कि लोग रामानुजन को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। इसी समय रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सखत स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के प्रश्न का उत्तर खोज निकाला है। अब रामानुजन को प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहाँ से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिनमें प्रोफेसर हार्डी की भूमिका बहुत अहम रही। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस तरह से एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक काम किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने का आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजन को जब अपने शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें पूरा समझ में नहीं आया, पर जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध करने के लिए इंग्लैंड आना चाहिए। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रित किया। विदेशी गमन। कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को वहां से बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में शोधवृत्ति मिल गई थी, जिससे उसका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा। इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजन को कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने के पहले गणित के करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा। वहां प्रोफेसर हार्डी उनके लिए पहले से व्यवस्था किए हुए थे, अतः कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी और इसका कारण था उनका शर्मीला शांत स्वभाव और शुद्ध सात्विक जीवनचर्या। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में वे अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इंग्लैंड की इस यात्रा से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली, लेकिन वहां की जलवायु और रहन-सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी और उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने इसे क्षय रोग बताया। उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं थी और रोगी को सैनेटोरियम में रखना पड़ता था। रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहां रहना पड़ा। वहां इस समय भी गणित के सूत्रों में नई नई कल्पनाएं किया करते थे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता।
इसके बाद रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक असाधारण व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्य मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। पूरे भारत में उनके शुभ चिंतकों ने उत्सव बनाया और शुभकामनाएं दी। रॉयल सोसाइटी की सदस्य के बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रमन हो गए। स्वदेश आगमन। भारत लौटने पर भी इनका स्वास्थ्य ने इनका साथ नहीं दिया और हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में भी इन्होंने मार्क थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा। रामानुजन द्वारा प्रतिपादित इस फलन का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। मृत्यु। इनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय बन गया था और यहाँ तक कि अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अंत में रामानुजन के विदा की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 के प्रातःकाल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजन की आयु मात्र 33 वर्ष की थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय क्षति था। पूरे देश विदेश में जिसने भी रामानुजन की मृत्यु का समाचार सुना, वहीं स्तब्ध हो गया। रामानुजन की कार्यशैली और शोध। रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। इनका पुराना रजिस्टर, जिस पर वे अपने प्रयोग और सूत्रों को लिखा करते थे, 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों का यह रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस रजिस्टर को बाद में रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना गया। मुंबई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका प्रकाशन भी किया गया। रामानुजन के शोधों की तरह उनके गणित में काम करने की शैली भी विचित्र थी। वे कभी-कभी आधी रात को सोते से जागकर स्लेट पर गणित के सूत्र लिखने लगते थे और फिर सो जाते थे। इस तरह ऐसा लगता था कि वे सपने में भी गणित के प्रश्न हल कर रहे हों। रामानुजन के नाम के साथ ही उनकी कुल देवी का नाम लिया जाता है। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इनके अंतर संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजन के कार्य करने की एक विशेषता थी। पहले वे गणित का कोई नया सूत्र या प्रयोग पहले लिख देते थे, लेकिन उसकी उत्पत्ति पर उतना ध्यान नहीं देते थे। इसके बारे में पूछे जाने पर वह कहते थे कि यह सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। रामानुजन का आध्यात्मिक के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को आध्यात्मिक का ही एक अंग मानते थे। वे धर्म और आध्यात्मिक में केवल विश्वास ही नहीं रखते थे, बल्कि उसे तार्किक रूप से प्रस्तुत भी करते थे। वे कहते थे, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों।